बच्चा जी, स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत ही प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटीएस अनमोल पर। और आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। और बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बीच आज मैं संप्रेषित करूँगा, ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके पाठगत होंगे, यानी कि आपके अभ्यास के ही प्रश्न होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर 90 प्लस बात करें यदि हम 90% एबव, तो वो आपके पार्ट से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में। बाकी के और भी जो 5% 10% जो इधर उधर से आते हैं, इधर उधर से तो होता ही नहीं है, वो भी पाठगत होता है। लेकिन वो बीटीपीसी वाला जो आपका बुक है उससे थोड़ा सा मतलब गहराई में पूछ लेता है प्रश्न, तो उस पर भी मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक वीडियो ला करके वो सारा नॉलेज आपको दे दूंगा। लेकिन चलिए, आज हम लोग जो जानेंगे वो चैप्टर 5 और 6, यानी कि 5वां अपना अर्थव्यवस्था और आजीविका है और 6ठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस दो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पूरा करेंगे मात्र अगले 10 मिनट के अंदर ही। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि पीछे वाले जो भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं आप, और वहां पर वो तमाम वीडियोस पड़ी है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे और आपका पूरा पूरा अभ्यास हो जाएगा और आने वाला एग्जामिनेशन जो है बहुत ही बेहतर होगा। एग्जामिनेशन हॉल से आप निकले मुस्कुराते हुए निकले, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सभी नौनिहाल बच्चों को, प्यारे बच्चों को देता हूं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आज पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 43। आप समझ सकते हैं कि भाई इससे पहले जितने भी 42 प्रश्न जो हैं वो आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिया गया है, आप जरूर से जरूर उसे देख लेंगे, है ना। तो 43वां प्रश्न कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये स्पिनिंग जेनी क्या है। तो ये जो स्पिनिंग जेनी है एक स्पिंडल टाइप का मशीन होता है मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें क्या होता था कि ऊन या कपास जो सूत काता जाता था वो इसके अंदर जो उसको फोल्ड किया जाता था या फिर लपेटना, या जो कह दीजिए इसके ऊपर लपेटा जाता। तो स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का मशीन था जो औद्योगिकरण की गति को तेज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1970 में मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप गूगल करेंगे या इधर उधर कुछ और अलग सोर्स निकालेंगे तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1764 65, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इन चीज़ों पे नहीं जाना है आपको, चूंकि आपके किताब से जो भी चीज़ें निकल करके आई है उसी की मान्यता आपका बिहार बोर्ड देगा, ठीक है, जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए सही आंसर अपना क्या होगा? तो 1970 होगा। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये 5वां चैप्टर का ये सारे क्वेश्चंस है ना, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, जो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण से अपना विशेष संबंध रखता है। तो उसी क्रम में ये सेफ्टी लैंप जो आप देख रहे हैं बच्चा जी, सेफ्टी लैंप क्या था पहले तो ये बता देना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे जो है कोयला के खदान थे, कोयला का भंडार था जहाँ से कोयला निकाला जाता था उन खदानों में काफ़ी अंदर तक जा कर के। और उन खदानों के अंदर कुछ गैसें, जैसे प्रमुख गैस उसमें मीथेन गैस रही है, और वो आपको पता ही है कि ज्वलनशील गैस है। जैसे वो तापमान के कहने का मतलब उसका प्रज्वलन ताप उसको मिल जाए तो वो फायर पकड़ लेता है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा लैंप ले जाना बड़ा ही वो खतरनाक डेंजरस होता था। इसीलिए भाई हमारे सर हम्फ्री डेवी, इसको देवी मत समझ लेना, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये सर हम्फ्री डेवी हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, और इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जिसको सुरक्षा लैंप भी कहते हैं, जो खद्यानों में काफ़ी अंदर तक जाने के बाद भी जो है किसी भी तरह की कोई समस्या हमें उत्पन्न नहीं होती दिखाई देती थी, इसके साथ यदि हम खद्यानों में प्रवेश करें तो इसीलिए आपसे कोई पूछे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सर हम्फ्री डेवी ने किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न है बच्चा जी कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो बंबई आप जानते ही हैं जो आपके देश का वित्तीय राजधानी है ना बच्चा जी। तो इकोनॉमिकल कैपिटल है आपका, आपके देश का, तो वो वित्तीय राजधानी मुंबई की बात करी जा रही है, जो उस समय बंबई कहलाता था। तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चे? तो वो है अपना
एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चे, वो है अपना मेरे प्यारे बच्चे 1851, है ना। 1851 में वहां पर, और कहीं कहीं आपको 1853 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पर केवल आपको ज्ञान रखना है, लेकिन सही मार्क किसको करना है, तो 1851 को, ठीक है। इन चीजों पर अपना बहुत ही बहुमूल्य मत आपको वहां पर दे करके आना है आपके एग्जामिनेशन में, वहां जरा भी गलती नहीं करनी है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। तो बात करते हैं 1917 के रीजन का, ठीक है ना। तो 1917 में जहां रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, आप सभी को पता ही है। और फिलहाल जूट मिल की बात करी जा रही है। तो धीरे धीरे जैसे 19वीं सदी या 20वीं सदी की बात करते हैं, खास करके आपको तो पता ही है कि 18वीं सदी से ही औद्योगिकरण का विकास हो रखा था, जिसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाला देश अपना इंग्लैंड था, है ना। लेकिन बात करते हैं, जैसे ही इंग्लैंड हमारे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से सब जगह जो है सूती मिल की कोठियाँ, है ना, और अलग अलग कल कारखाने स्थापित करने लग गए, औद्योगिकरण बढ़ने लग गया। उसी क्रम में 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है वो हमारे देश की जो राजधानी थी पहले, वो हमारा कलकत्ता, यहीं पर जो है भाई जूट मिल की स्थापना करी गई थी। आपको ये भी जानकारी मिल गई कि भाई दिल्ली से पहले देश की राजधानी कहाँ थी, तो वो कलकत्ता, ठीक है ना, जो 1911-12 में जो है वहाँ से हट करके फिर दिल्ली हुआ, है ना बच्चा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो भाई 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, तो कोलकाता में। क्लियर है। और इससे पहले ही 1911 में ही, तो 1917 बच्चा 1911 में ही जो है भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी, है ना। 11-12 की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जैसा कि देख रहे हैं कि भारत में कोयला उद्योग का सर्वप्रथम उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, ये पूछ रहा है ना। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है वो 1814 में हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो 1814 में जो है भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ। पता चला कि हमारे देश के अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ा बड़ा विशाल भंडार है, कोयला का खदान है, और 1814 में जो है इस कोयले का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में बड़े स्तर पर करने लग गए, ठीक है। और फिर जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो फिर उन्हें रेल की पटरियां बिछाई, रेलगाड़ियां भाई चलानी दौड़ानी शुरू कर दी। तो उसमें भी जो है भाप बनाना पड़ता था, जिसमें जो है कोयला एक प्रमुख ईंधन के रूप में कार्य में लिया जाने लगा, है ना। अगला प्रश्न है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है 48 नंबर की, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप सभी को पता ही है कि इसी टाटा कंपनी का एक बारिश कुछ ही दिनों पहले आज हमारे बीच से गुजरे हैं, जिनका नाम रहा है जमशेद क्या नाम भाई, रतन टाटा जी, है ना। तो वो जमशेद जी टाटा की बात यदि हम लोग कर लेते हैं, तो कही जा रही है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब करी थी। तो वो समय था बच्चा जी 1907, ठीक है ना। तो वो 1907 में जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई थी हमारे देश में। क्लियर है। और तब से लेकर के अभी तक ये कंपनी जो है भाई चरमोत्कर्ष पे है, रन कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि भाई भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई। देखिए ये भी टाटा से जुड़ा हुआ है, और नाम क्या है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना बच्चा जी। तो जल विद्युत शक्ति हिंदी में यदि कहें तो, है ना। तो जल विद्युत शक्ति की बात यदि हम लोग कर लें ये, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 3 वर्ष बाद, जब जमशेद जी टाटा ने वो आयरन स्टील कंपनी की स्थापना करी थी 1907, उसके 3 वर्ष बाद 1910 में बच्चा जी, 1910 में ना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना करी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है बच्चा जी, जैसा कि प्रश्न कहता है, देख सकते हैं, कह रहा है कि भाई इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। अब ये वयस्क मताधिकार बच्चा जी, है ना, एडल्ट वोट देने का, तो वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, इसको आप यूं ही याद कर लेंगे। और वो काल है बच्चा जी, कहाँ गया भाई, 1918 मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये हुआ था 1918 में, ठीक है। तो 1918 में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था भाई इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। प्रश्न कहता है बच्चा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसको शॉर्टकट में हम लोग एटक कहते हैं, एटक, है ना, अखिल भारतीय ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में एटक कहते हैं, बस एटक कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चा जी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है बच्चा,
कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, वो है अपना, देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था बच्चा जी, वो 1881 में पारित हुआ था। इसमें वो कुछ बातें कही गई थी एक्ट में, और आपको पता ही है कि कोई भी एक्ट जो है कुछ नियम और कानून के साथ हमारे बीच उपस्थित रहा है, कुछ नियम शर्तें हमारे ऊपर लगाया गया है, हम भारतीयों के ऊपर, और ये जितने भी एक्ट रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा ही हमारे ऊपर लाए गए हैं। और उसी में से आप एक बहुत बड़ा और बर्बरता वाला एक्ट आपने देखा था। दो एक्ट के विषय में ज़्यादातर जानकारियां आपको मिलती है बच्चा जी, जिसमें एक होता है अपना वो रॉलेट एक्ट, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और दूसरा साइमन कमीशन, वो भी एक एक्ट ही था जिसके कारण हमारे बीच के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उसका विरोध करते हुए, है ना, जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियां चार्ज करी, और अंत में उन्होंने कहा भी था कि मेरे शरीर पर किए गए लाठियों का एक एक बार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा, और तब जाकर के उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो बच्चा जी याद रखना है कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो भाई 1881 में। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या है 53। कह रहा है प्रश्न कि सामंती व्यवस्था से अलग हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था, अभी ये प्रश्न, अभी ये अध्याय 6 के सारे प्रश्न हैं, आप इस पर जरा सा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि सामंती व्यवस्था, पहले जो सामंती व्यवस्था था, जमींदारी प्रथा था बच्चा जी, सामंत जो हुआ करते थे किसी इलाके का, कह रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण को बढ़ावा मिलने लग गया, शहरी जीवन लोग जीने लग गए, गाँव से पलायन कर करके शहरों में अपना जो है आजीविका के लिए जो है स्रोत खोजने लग गए, और तब क्या हुआ आइए जरा समझते हैं हम लोग। सामंती व्यवस्था से अलग हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी मेरे प्यारे बच्चे, तो वो हुआ प्रगतिशील प्रवृत्ति। याद रखना है ये जो प्रवृत्ति है वो प्रगतिशील प्रवृत्ति है। लोग जो है गांव से उठ करके शहरों में आने लगे, और शहरों में जो है वो अपना रोजगार या फिर जो भी आजीविका का साधन है उसको अपनाने लग गए। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चा, देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादातर मैं बच्चों को बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं केवल फोकस करता हूँ अपने पढ़ाई पर, बीच बीच में कोई भी वैसी चीज़ें मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं रखता कि भाई हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं बस आप उसी तरीके से पढ़िए और फोकस करिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना है। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही हो तो पहले तो लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए बच्चे हों। क्लियर, क्योंकि आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है क्लास 10th के सभी विषयों का बाई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, VBI, MI, गैसिंग क्वेश्चंस, हर तरह की चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके समय के अनुसार। ठीक है, इसीलिए आप नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों में हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर फैलाइए ताकि आपके सहपाठियों को भी मदद मिल जाए इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उन तमाम चीज़ों को ग्रहण करने में। ठीक है ना बच्चा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जरा सा देखिएगा, प्रश्न कहता है 54 नंबर प्रश्न है, कह रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया। आधुनिक व्यक्ति का जरा सा देखिएगा, अब जहां कहीं भी शहर का निर्माण हुआ, कोई भी शहर ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, पटना हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो नागपुर हो, कोई भी वैसा शहर नहीं है जहां पर गांव से गए हुए लोग नहीं हैं। ठीक है, पहले तो बात ये हो गई, लेकिन वो पहले गांव में तो थे क्लासिक व्यक्ति, लेकिन पारंपरिक व्यक्ति, लेकिन जैसे ही वो शहर में गए वहां के वातावरण और वहां के विधि व्यवस्था और वेशभूषा के अनुसार अनुकूलित हो गए तो वो हो गए फिर आधुनिक व्यक्ति। तो वही कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का कैसा किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो वहां पर अब आजकल शहरों में आधुनिक व्यक्ति का ही प्रभाव है, इसीलिए आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है शहरों को। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है बच्चा। कह रहा है प्रश्न कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि बच्चा जी आपको पता ही है कि पहले यायावरी जीवन जीते थे हम सारे लोग, भटकते रहते थे यहाँ से वहाँ, और जहाँ कहीं भी जैसे भी हमें लगता था उपयुक्त जगह है रहते थे, फिर वो अनुपयुक्त हो जाता था, फिर वहाँ से हट करके दूसरे जगह जाते थे। यह यावरी जीवन था हमारा। लेकिन जब हमारा कृषि अस्थायी हो गया तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो वो है संपत्ति का। ठीक है ना। पहले केवल क्या था कि केवल था कि भाई किसी तरह से अपना पेट भर जाए और भाई हम अपने बच्चों को जन्म दें और अपनी जाति की संख्या बढ़ाते रहें, अपनी प्रजाति की संख्या कायम रखें इस पृथ्वी पर, बस इतनी ही है ना। बस काम था शुरुआती वाले मानवों का। लेकिन जैसे जैसे भी हम लोग अस्थायी होते चले गए, धीरे धीरे भाई कृषि का विस्तार हुआ, अस्थायी कृषि हो गया, फिर हम लोगों ने संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया भविष्य में उसका उपयोग करने के लिए। तो वही बात है बच्चा, आपसे कोई पूछे कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है।
प्रश्न क्या कहता है, जरा सा देखना है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। बच्चा जी जरा सा देखिएगा, यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से समझना है और बढ़िया से समझना है। कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी, प्रतियोगी का मतलब जो भी कंपटीशन कर रहा हो, हम और आप हैं तो हम आपसे आगे निकलना चाहते हैं या फिर आप हमसे आगे निकलना चाहते हैं, और उद्यमी का मतलब ऐसे साहसी या व्यापारी वर्ग भी होता है, ठीक है ना, ये बात आपको समझना है। तो भाई ऐसे प्रवृत्ति से या तो प्रतियोगी प्रवृत्ति हो या तो उद्यमी प्रवृत्ति हो, और जो व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति से प्रेरित होगा तो वो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू करेगा भैया, तो वो होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वैसे कंडीशन में इस प्रश्न का जवाब होगा मुद्रा प्रधान व्यवस्था। और पता ही है कि आज भी मुद्रा प्रधान व्यवस्था हमारे पूरे विश्व में चल रहा है, क्लियर है ना। जिसके पास जितना धन है वही हमसे बेहतर है ना। आजकल बुद्धि से बेहतर और ज्ञान से बेहतर रुपया ही हो गया है इस आधुनिक युग में। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। अब देखिए प्रश्न को समझ लीजिएगा, आधा उत्तर आपको मिल जाएगा। भाई प्रश्न को समझ लेना ही पूरा उत्तर कह लेते हैं, आधा छोड़ दीजिए। आधुनिक काल की बात करी जा रही है, औद्योगिकरण ने किस प्रकार के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो क्या वो ग्रामीणकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को, बंदरगाहों को। तो भैया इसका जवाब आप ही बता सकते हो कि भाई सर ये तो शहरीकरण होगा। जैसे जैसे आधुनिक काल होता जा रहा है वैसे वैसे शहरों का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है और शहरीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आज देखते हैं, आज अलग अलग नेता अपने अपने स्तर से भाषण देता है। कोई कहता है कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो कोई कहता है हम स्मार्ट गांव बना देंगे। तो वाकई इस मायने में यदि हम बात करें तो बहुत सारे आजकल ऐसे गांव हो गए हैं जो शहरों से कनेक्टेड हो गए हैं, शहरों वाली सुविधा वहां पर हो गई है। आखिर शहर का मतलब क्या होता है? जहां पर हमारे जीवन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गया वो शहर हो गया, है ना। तो यदि वो सुविधाएं गांव में भी हमें मिलने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो शहरों वाला स्वरूप गांव ने भी रूप धारण कर लिया है कि नहीं। तो यही बात है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो वो शहरीकरण को, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न 58 नंबर है। कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। बच्चा जी अब ये भी प्रश्न आपके बीच आया हुआ है बहुतों बार क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा ही, और पता चलेगा ही कि भाई सर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए अभी तक और आगे कैसे प्रश्न आने की संभावना है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होगा? गांव में होगा, कस्बा में होगा, नगर में होगा, महानगर में होगा। तो बच्चा जी आपको सब इन चारों में पता ही है कि सबसे बड़ा महानगर है। तो जहां जो महानगर है भैया वो वहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। यदि हम गांव में भाई मान के चलिए कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हम 100 लोग रह रहे हैं, तो वही महानगर की बात कर लेते हैं तो वहां 1 लाख लोग रहेंगे या ज्यादा ही रह लेंगे उससे, ठीक है। तो इस तरह से महानगर में जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है बच्चा जी अगला प्रश्न कह रहा है 1810 से 1880। देखिएगा 70 सालों का फासला है, ठीक है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहां तक पहुंच गई थी। तो भाई 1810 में जो है ना वहां पर 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से, तो 10 में था 10 लाख और 80 में हो गया 40 लाख। बच्चा जी 80 में हो गया लंदन की आबादी 40 लाख। तो इस तरह से 4 गुना बढ़ गया था। तो 40 लाख 70 सालों में 40 लाख